Welcome back students. So today we will gonna solve exercise 5.4 of class 10th mathematics NCERT chapter 5 arithmetic progression. Exercise 5.4 is an optional exercise but for the sake of knowledge we will gonna solve it. और इसमें से भी कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली एग्जाम्पलर में से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आते हैं या फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज में से आ जाते हैं, ठीक है. सो लेट अस गोना सॉल्व एक्सरसाइज 5.4. क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द एपी इज गिवन टू अस. एपी इज 121, 117, 113 and so on is first नेगेटिव टर्म. इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी. विच टर्म मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. कौन से नंबर की टर्म इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म होगी. ओके बच्चों, नाउ इफ यू लुक एट दिस एपी, अगर आप इस एपी को देखोगे, दिस एपी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. 121 के बाद 117 आया, फिर 113 आया, ऐसे चलता जाएगा. समहाउ 0 आएगा, 0 के बाद फिर यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे. नेगेटिव इंटीजर्स विल स्टार्ट आफ्टर 0. अरे देखो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना 121 के बाद 117 आया, फिर 113 आया, देन ऐसे ही करके डिक्रीज होते होते सबसे बाद में क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 के बाद नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी. तो हम कैसे फाइंड करें. ओके, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है एंड वी नो दैट द नंबर ऑफ टर्म्स, द वैल्यू ऑफ n शुड बी अ नेचुरल नंबर. क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए. तो हम एक अजम्पशन लेते हैं, ठीक है ना. हम अजम्पशन लेते हैं कि इसकी जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो तो 0 के बाद ही शुरू होंगी, ठीक है ना. तो अभी हम मान लेते हैं ये एपी है और इस एपी का लास्ट टर्म को हम 0 मान लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा, एक टेंटेटिव नॉलेज हो जाएगा कि इस एपी में कितनी टर्म आएंगी 0 तक. तो 0 के बाद जो टर्म आएगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है ना. तो अभी हम मान लेते हैं कि जो इसकी लास्ट टर्म है वो 0 है और पहली टर्म इसकी 121 है. एन हम क्या मान लेते हैं, 0. ओके, लेट अस फाइंड द डी. डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1. 117 माइनस 121 दैट इज माइनस 4. दिस इज डी. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एन, विच नंबर ऑफ टर्म. तो अभी हमने एन को 0 माना है, तो वी नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n. ठीक है ना बच्चों. 0 के बाद इसकी नेगेटिव टर्म शुरू होंगी. तो अपन ने क्या मान लिया है कि इसकी जो nth टर्म है, लास्ट टर्म है, वो 0 है. तो अपन को पता चल जाएगा 0 तक इसमें कितनी टर्म आ रही है. 0 तक जितनी टर्म आ रही है उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है ना. तो अपन 0 तक कितनी टर्म्स आ रही हैं वो पता कर लेते हैं, ठीक है ना. तो उसके लिए अपन n फाइंड कर लेते हैं. 0 तक कितने n हैं. 121 प्लस n माइनस 1 डी. डी इज माइनस 4 इक्वल टू 0. तो n माइनस 1 इंटू माइनस 4 इक्वल टू माइनस 121. n माइनस 1 माइनस 121 अपॉन माइनस 4, ठीक है. सो इट इज 30.3 0.25. तो n माइनस 1 इज 30.25. तो n इज इक्वल टू 30.25 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 31.25. अब बच्चों यहाँ पर देखो n की वैल्यू जो आई है इट इज़ 31.25, बट n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर.
ठीक है, अब देखो इसका इस n की वैल्यू से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस n की वैल्यू से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो A31 होगा 0 के पहले, वो तो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा। अरे 31.25 आ रहा है ना, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 31st टर्म जो होगा 0 के पहले, ये 31.25 है, 0 पे 31.25 हो रहा है, तो 31st जो टर्म होगा वो पहला क्या होगा, लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा। अब इसके बाद जो A32 आएगा, ठीक है, इट शुड बी अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही है 31.25, कहाँ तक आ रही है, 0 तक, 0 तक 31.25 है, तो 0 के बाद तो बढ़ेगी ना वैल्यू n की, तो n शुड बी अ 32। So 32nd term of this AP is the first negative term. Let us check the answer. Exercise 5.4 32nd term. Okay, अब इसी क्वेश्चन में अगर वो ऐसे पूछ लेता कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अभी तो हमें पता चल गया है कि 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब हमसे बोला फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो n तो पता चल गया है। अब A32 अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, A प्लस 31D, A32, A इज 121, 31 इंटू -4, तो A32 121 -124, so A32 is -3. The first negative term of this AP is -3 and it is the 32nd term of this AP. Okay, I hope you had understand. Move to the question number 2. The sum of the third and the seventh term of an AP is 6. The sum of the third and the seventh term of an AP is 6. And their product is 8. और उनका प्रोडक्ट जो है वो है 8. Find the sum of the first 16 terms of the AP. हमें जो फाइंड करना है वो पहली 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ओके, तो हमें ये कंडीशन दी हुई है, तो थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का सम 6 है और उन दोनों का प्रोडक्ट 8 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द S16, तो पहले हमें AP फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर S16 फाइंड करना है तो फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म एन AP। तो हमें जो कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन A3 plus A7, तो A3 can be written as A plus 2D and A7 can be written as A plus 6D is equal to 6. तो A plus 2D, A plus 6D is equal to 6. तो 2A plus 8D is equal to 6. तो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, A plus 4D is equal to 6, 2 डिवीजन में चला जाएगा, A plus 4D is equal to 3 और A is equal to 3 minus 4D. दिस इज इक्वेशन 1. A की वैल्यू अपन ने यहाँ से फाइंड कर ली। नाउ A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8, मतलब A3 कैन बी रिटर्न एज A plus 2D and A7 कैन बी रिटर्न एज A plus 6D is equal to 8. So it will become A square 6AD plus 2AD plus 12D square is equal to 8. ओके बच्चों, अब जहाँ जहाँ A है वहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 minus 4D square plus 8AD, 6AD plus 2AD 8AD plus 12D square is equal to 8.
अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर 9 माइनस 24d प्लस 16d स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर 8, a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ठीक है, प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। ओके, देखते हैं अपन क्या बनता है। तो 9 माइनस 24d 16d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर डेट इज 28d स्क्वायर, ठीक है, 8d इंटू 3 24d, 8d माइनस तो माइनस 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर, sorry 12d स्क्वायर is already we had taken 16 plus is equal to 8, minus 24d plus 24d is will cancel each other, ठीक है। now this is 28 and this is minus 32, तो this is minus 4d स्क्वायर, और इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ ना, तो 8 माइनस 9, ठीक है, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय माइनस 4, तो d स्क्वायर d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 4 दैट इज प्लस माइनस 1 बाय 2, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें d की वैल्यू पता चल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a इज इक्वल टू, पहले d की दो वैल्यू मिली है हमें, यहाँ पर क्या क्या मिली है, एक तो d हमें मिला है when d इज इक्वल टू 1/2 एंड when d इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है, दो वैल्यू मिली है। अब हम दोनों वैल्यू को एक एक बार रखकर हमारी a की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब d की वैल्यू प्लस 1/2 होगी तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, when d की वैल्यू माइनस 1/2 होगी तो 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2, a इज इक्वल टू 1, और इस कंडीशन में a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 5, ठीक है। ओके, नाउ a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 5, लेट अस फॉर्म द AP। तो फर्स्ट a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 2d। देखो बच्चों, d की दो वैल्यू मिली थी, b की दो वैल्यू मिली हैं, तो हमें a की भी दो वैल्यू मिली हैं। क्यों? बिकॉज a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, a की वैल्यू है 3 माइनस 4d। तो एक बार d को हमने पॉजिटिव 1/2 रखा, एक बार d को हमने नेगेटिव 1/2 रखा, तो a की हमारे पास दो वैल्यू आई है ना, एक आया a इक्वल टू 1 एंड एक बार आया a इज इक्वल टू 5। तो अपने पास दो AP बन रही हैं। हाँ, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये हो गया 5 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1/2। ओके, सो इट विल बिकम 1 3/2 2 एंड सो ऑन, इट विल बिकम 5, ठीक है, 9/2 एंड 4। ये दो AP बन रही है। अब दोनों के हमें सम फाइंड करने का अप टू 16th टर्म तक, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द सम अप टू 16th टर्म। लेट अस फाइंड। मैं इधर का रब करने जा रहा हूँ, हाँ, नोट इट डाउन। तो ये तो हमारी फर्स्ट AP है, दिस इज फर्स्ट AP एंड दिस इज आवर सेकेंड AP। तो अभी फर्स्ट AP की अपन बात करते हैं।
फर्स्ट एपी, ठीक है। फर्स्ट एपी में 1, 3/2, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, d इज इक्वल टू हो गया 1/2, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड S16, तो S16 इज इक्वल टू 16/2, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d, that is 8, 2 plus 15 into 1/2, S16 8, 2 एलसीएम लेते हैं 4 प्लस 15/2, S16 इज इक्वल टू 8, ठीक है, इंटू 19/2, दैट इज S16, 19 4 जा 76, पहला आया S16, 19 4 जा 76। व्हेन AP ये AP होगी तो S16 कितना होगा 76। नाउ वी विल फाइंड S16 फॉर सेकेंड AP। दैट इज सेकेंड AP, है ना। सेकेंड AP है हमारी 5, 9/2, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू -1/2, है ना। वी हैव टू फाइंड S16, अगेन S16 इज इक्वल टू n/2, दैट इज 16/2, 2a, 2 इंटू 5 प्लस n-1 इंटू d, S16 is equal to 8, 10, that is -15/2, S16 is equal to 8, तो ये हो जाएगा 20 - 15/2, तो S16 is equal to 8 into 5/2, that is 4, तो S16 is equal to 20। दो AP बनी, दोनों की हमने 16 टर्म तक का सम फाइंड करा। पहली AP का सम आया है 76, दूसरी का आया है 20, यस करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, इसलिए लंबे लंबे रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है और थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मोर देन 2 or 3 concepts are used in these questions, okay। Let us move to the question number 3। A ladder has rung 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर है जिसके अंदर जो पायदान है चढ़ने के लिए, आपने देखा होगा ना हॉरिजॉन्टल, ऐसे लैडर के अंदर डंडे लगे रहते हैं जिन पे अपन पाँव रख के ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें हम रंग कहते हैं, रंग्स। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। हर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके पायदान लगे हुए हैं। The rung decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top। अब ऐसी अगर एक लैडर है तो सबसे नीचे का जो रंग है ये 45 सेंटीमीटर का है और सबसे ऊपर का जो रंग है ये 25 सेंटीमीटर का है ना, डिक्रीज होती जा रही है लेंथ। तो अगर हम नीचे वाले को A मान लें, ठीक है, और सबसे ऊपर वाले को AN मान लेते हैं ना, सबसे लास्ट वाला 25। The rung decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to the 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, टॉप और बॉटम के रंग में पायदान में जो दूरी है वो कितनी है, 2.5 मीटर की है, ठीक। What is the length of the wood required for the rungs? तो हमें पता करना है ये जो रंग्स, ये जो हमने बीच में लगाए हैं, है ना, इनको
बनाने के लिए हमें कितने वुड की लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना, कितना लंबा वुड हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ये रंग्स बनाने के लिए इस लैडर के। तो अभी देखो सबसे बॉटम से टॉप तक की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है दैट इज़ 2.5 मीटर, 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इज़ 250 सेंटीमीटर। अब 250 सेंटीमीटर के अंदर कितने रंग्स आएंगे बच्चों? पहला रंग तो है ही, इंक्लूडेड है ना। ये 45 सेंटीमीटर से यहाँ से हम अगर रंग्स को काउंट करना शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक कितने रंग्स आएंगे? तो नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 250, और हर रंग्स के बीच में दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर की। अरे दो रंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल 2.5 मीटर में कितने रंग्स आएंगे? 2.5 मीटर 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो मैं लास्ट वाले इस वाले बॉटम वाले रंग से काउंट कर रहा हूँ इसे, तो अभी बॉटम वाले रंग को मैंने एक्सक्लूड कर रखा है। अभी जो इसके ऊपर जितने रंग्स आएंगे वो कितने रंग्स आ रहे हैं? टोटल 10 रंग्स। 250 डिवाइडेड बाय 25, देखो इसको छोड़ के अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ तक कितने रंग्स आएंगे? 250 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 10 रंग्स। अपन ने अभी इस वाले को नहीं जोड़ा था, इसको छोड़ के बाकी जो ऊपर आ रहे हैं ना, सबसे बॉटम वाले को छोड़कर, तो टोटल रंग्स कितने हो गए? टोटल रंग्स जो हो जाएंगे 10, और ये जो नीचे वाला है सबसे नीचे वाला है इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। 10 + 1 दैट इज 11 रंग्स। एक बार और समझ लेते हैं, इस बॉटम वाले रंग से टॉप वाले रंग की दूरी है 2.5 मीटर, ठीक है, और हर एवरी रंग इज 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इट्स कंसेक्यूटिव रंग, ठीक है। तो अब कितने रंग आएंगे इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में नहीं, यहाँ से 45 सेंटीमीटर से लेकर यहाँ टॉप तक कितने रंग आएंगे? तो 45 सेंटीमीटर वाला रंग तो अपन ने काउंट अभी करा ही नहीं, यहाँ से अपन काउंट करना शुरू करें कि ऊपर, इसके ऊपर कितने रंग्स आ रहे हैं। तो 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 10, और ये 45 वाला भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना अपन को। तो कितना हुए? 10 + 1 11 रंग्स। ओके, तो हमें पता चल गया कि n = 11। पहला रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है, और 11th जो रंग है वो 25 सेंटीमीटर का। अब अपन को कितना वुड यूज़ हुआ है, कितनी लेंथ ऑफ द वुड यूज़ हुआ है इस लैडर को बनाने में, वो पता करना है। मीन्स आई हैव टू फाइंड S11। तो S11 = क्या होगा? 11/2 A + A11। S11 = 11/2, A is 45, A11 is 25, that is S11 70 35। S11 = 385 centimeter. Total length of the wood used is 385 centimeter. Okay, let us check the answer. It is 385 centimeter. Okay. So question number 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. एक रो में बहुत हाउसेस हैं और उन सब के नंबर कुछ ऐसे हैं 1 2 3, 1 से लेके अप टू 49। दिस आर द नंबर ऑफ हाउसेस, और सबके उन सब हाउसेस जो हैं उनका नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3 अप टू 49 नंबर तक हाउस है वहाँ पर, ठीक है। देयर आर टोटल 49 नंबर ऑफ हाउसेस एंड देयर नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नाउ
शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, बताओ कि उनमें एक x ऐसी वैल्यू है डेट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। अब यहां पर कोई एक x नंबर का हाउस है, ठीक है, 1 से 49 के बीच में ही इसका कुछ ना कुछ नंबर है। अब देखो क्वेश्चन को समझना, हाँ वर्ड प्रॉब्लम है, वो वर्ड्स ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, ये x के पहले तक के जितने भी घर हैं, ठीक है, x के पहले तक, उन सब का अगर अपन सम कर दें, ठीक है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। और किसके सम के बराबर होगा? इस x के पहले जितने भी घर हैं उनके नंबर के सम के बराबर इस x के बाद जितने भी घर हैं उन नंबर का सम, ठीक है। सो हमें ये x नंबर वाला x नंबर फाइंड करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर कंसिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x के पहले वाले जितने भी घर हैं उनके अगर नंबर्स को ऐड करें उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, इसके बाद वालों के बराबर आएगा। देन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। ओके, फाइंड करते हैं। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ तक कितने घर हैं? x, तो x के पहले कौन सा घर आएगा? x माइनस 1, ठीक है, और x के बाद कौन सा घर होगा? x प्लस 1। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x माइनस 1 तक का सम किसके बराबर होना चाहिए? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस 49, ठीक है। इसके पहले तक का है, इसके बाद वाला, दोनों का सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर इसको देखें, इसका सम फाइंड करें तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना है? 1, b कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, है ना। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? an इज इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ तक x माइनस, यहाँ पर अपन देखें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1, an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। और d तो 1 ही रहेगा, चेक कर लो, d 1 ही रहेगा। सम निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का अपन। यहाँ से यहाँ तक का सम कितना होगा बच्चों? n/2, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है टोटल? देखो 1 2 3, x माइनस 1 लास्ट है ना, तो टोटल टर्म्स आर x माइनस 1, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का सम निकालें, x माइनस 1 x प्लस 2 यहाँ तक। अब n कैसे पता करेंगे अपन? सबसे बड़ी बात ये है बच्चों, इधर देखना। हाँ, अब यहाँ तक अपन कहाँ से कहाँ तक का सम ले रहे हैं? अपन यहाँ इसके बाद वाली टर्म का सम ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर टोटल कितने हाउस होंगे बच्चों? 49 में से x माइनस कर देते हैं, तो जब भी तो यहाँ पर कितने घर हैं वो पता चलेंगे अपन को। 49 माइनस x, अरे 49 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 49 हाउस है। और अपन कहाँ से सम ले रहे हैं? इस वाली टर्म से ले रहे हैं ना। इस टर्म से सम लेना शुरू करा ना हमने, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म होगी? 49 माइनस x, n is equal to 49 माइनस x। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द सम। तो वी विल यूज Sn is equal to n/2 a प्लस an, a भी पता है an भी पता है। n/2, n is x माइनस 1 by 2, a is 1, n is x माइनस 1 इस इक्वल टू यहाँ पर n/2 यानी 49 माइनस x by 2, a is x प्लस 1 and an is 49, okay। x minus 1/2 into x
इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50 बाई 2, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इट इज़ 49x प्लस 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 49 माइनस 50 दैट इज माइनस एक्स प्लस 2450 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2450 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल ईच अदर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 बाई 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1225, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 35, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 35। तो वो जो घर होगा, है ना, जिसके पहले के सारे घरों का सम और उसके बाद वाले सारे घरों के नंबर्स का सम जो होगा, वो घर कौन से नंबर का होगा, दैट हाउस नंबर शुड बी 35। ओके, दैट हाउस नंबर शुड बी 35। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा दिमाग लगाना पड़ा इसके अंदर, ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। A small terrace at a football ground comprises of 15 स्टेप। देखो फिगर दिया हुआ है बच्चों, है ना, कुछ इस टाइप की स्टेप्स दे रखी हैं। एक फुटबॉल ग्राउंड में कुछ इस टाइप की स्टेप्स बना रखी हैं। हाँ, ऐसी टोटल 15 स्टेप्स हैं, है ना। ईच स्टेप इज 50 मीटर लॉन्ग, हर स्टेप की जो लेंथ है वो है 50 मीटर। बिल्ड ऑफ ए सॉलिड कंक्रीट, ठीक है। ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, ईच ऑफ विच 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ अ सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। हर स्टेप की जो हाइट है वो 1/4 मीटर है, एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। और जो उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ है, इसको उसने ट्रेड बोला है और उसको इसने बोला हाई, ठीक है। सो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/2, ओके, एंड ब्रेड्थ इज 1/2 मीटर, ओके। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ टेरेस। अब इस पूरे टेरेस को बनाने में कितना कंक्रीट यूज़ होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इधर देखो, ऐसे ये जो लेंथ है ना, बैठने की लेंथ ऑफ द ईच स्टेप इज 50 मीटर, हाइट इज 1/4 मीटर एंड ब्रेड्थ दैट इज ट्रेड इज 1/2 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस टेरेस। तो देखो पहले एक उसको बनाने का कितना वॉल्यूम लग रहा है हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 25/4 मीटर क्यूब। एक स्टेप को बनाने को हमें जो खर्च करना पड़ रहा है कंक्रीट, दैट इज 24 मीटर क्यूब। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं बच्चों, इधर ध्यान देना, हाँ समझना। तो वापस से हाइट कितनी बढ़ जाएगी, 1/4 मीटर, है ना। सेकंड स्टेप के लिए ये तो 1/2 मीटर रहेगा, ठीक है। मतलब हमें इतना एक्स्ट्रा कंक्रीट यूज़ करना पड़ेगा इसे बनाने के लिए। थर्ड वाले के लिए हमें इतना,
फोर्थ देखो, मतलब सेकंड वाला जो बनाना है हमें स्टेप, उसके लिए हमें कितने स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे? यहाँ पर 2 स्टेप का कंक्रीट यूज़ होगा। सिमिलरली थर्ड स्टेप के लिए 3 स्टेप्स का कंक्रीट यूज़ होगा। फोर्थ स्टेप के लिए 4, जितना इस स्टेप में लगा है उतना ही यहाँ पे उतना 4 बार कंक्रीट का यूज़ करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप को बनाने के लिए जितना कंक्रीट लगा है ना, सेकंड स्टेप को बनाने के लिए उसका डबल कंक्रीट हो गया। ये और ये पोर्शन दोनों बनाना पड़ रहा है। थर्ड स्टेप के लिए उसका ट्रिपल हो गया, फोर्थ स्टेप के लिए उसका 4 टाइम्स हो गया, है ना। तो 15th स्टेप के लिए उसका कितना हो जाएगा? 15 टाइम्स हो जाएगा ना। तो अब अगर गौर से देखें अपन बच्चों, तो लेंथ तो वही की वही रह रही है, ब्रेड्थ जो ट्रेड है वो भी वही का वही रह रहा है, पर फर्स्ट स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए कितना हो गया यहाँ पर? जो हाइट हो गई है 2 × 1/4 मीटर हो गई है। थर्ड स्टेप के लिए कितनी हो गई है? 3 × 1/4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, है ना। 1/4 देखो, 1/4 1/4 1/4, अरे हाइट 2 हो गई ना, 1/4 और 1/4, यहाँ पर 3 बार यूज हो रही, 1/4 1/4 1/4। फोर्थ स्टेप में 4 × 1/4, फिफ्थ स्टेप में 5 × 1/4। तो जो चेंज हो रहा है हर बार, वो क्या हो रहा है? सिर्फ हाइट में ही चेंज हो रहा है। तो V1 = दिस हो गया। V2 अगर मैं फाइंड करूँ तो V2 के लिए लेंथ तो मेरी 50 मीटर ही है, बट जो हाइट है वो कितनी हो गई है? हाइट इज 2 × 1/4 एंड ब्रेड्थ इज 1/2। ठीक है, ओके। सो अगर ये फाइंड करना चाहें अपन तो 2 दैट इज 25/2 मीटर क्यूब। नाउ V3 अगर फाइंड करना है तो 50 × अब हाइट कितनी हो गई है? 3 × 1/4 एंड ब्रेड्थ इज अगेन 1/2। सो इट विल बिकम 53 ये 25 3 75/4 मीटर क्यूब। सो अभी क्या बन रही है? एक AP बन रही है, देख लो आप, चेक कर लेते हैं अपन, है ना। V3 - V2 करके देखें तो 75/4 - 25/2 दैट इज 75 - 50/4 25/4। आप V2 - V1 करके देखिए, 25/2 - 25/4, so it will become 50 - 25/4 that is 25/4। बच्चों देखो D कितना मिल रहा है? D हमें मिला है 25/4, ठीक है। और A कितना हो गया है? A हमारा है, A is also 25/4। नाउ A, D, N तीनों पता चल गया है हमें। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल कितना कंक्रीट यूज हुआ है। मीन्स आई हैव टू फाइंड S15। S15 = 15/2, ठीक है। 2A तो 2 25/4 प्लस 15 - 1 D is 25/4। तो S15 = 15/2 50/4 14 × 25/4 that is 15/2 4, so 25 × 14 250 350 50/4 plus 350/4 15/2 into 400/4 200 से ये कटा 40 times 15 × 40 that is आंसर इज कुछ ना कुछ अपन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है क्या? आई थिंक
25 into 14, 25 tens are 350, 350 by 4, 400 by 400. फोर से कटेगा 50 टाइम्स, यस। 15 into 50, 750 meter cube. So total concrete which will be used here is 750 meter cube. Okay, answer is 750 meter cube. Yes, it is correct. बच्चों ऑप्शनल एक्सरसाइज है, क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड रहते हैं ना, मोर देन वन कंसेप्ट, मोर देन 2 और 3 कंसेप्ट, 2 या 3 कंसेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और करने में बहुत ही थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसी क्वेश्चन तो ये भी अच्छे हैं, पर ये है ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इजी तो आपसे बन ही जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है एग्ज़ाम में, जो हार्ड क्वेश्चन आता है वही तो नहीं बन पाता है ना। तो थोड़ा सा जो ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आप पैटर्न उठा के देख लीजिए अभी तक के सारे क्वेश्चन का, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे 80 आउट ऑफ 80 पाएंगे कि 75 पे रुक जाएगा। तो 70 से 75 वाले बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं, बट 80 वाले कम मिलते हैं ना। वो 80 वाले कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि 80 वाले ऐसे क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, दैट्स ऑल। सो बच्चों, वर्क हार्ड अच्छे से। ये चैप्टर 5 अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। स्टे सेफ एट होम and keep occupied yourself in good work and creative work. Thank you.